इस वीडियो में हम लोग संताल विद्रोह के बारे में हर वो पहलुओं को समझेंगे, चाहे वो किसी स्टेट पीसीएस का हो, चाहे वो किसी अदर एग्जाम में मेंस में हो, चाहे वो पीटी के नज़र से आप देखें तो दोनों की ही मध्य नज़र से यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हर वो पहलुओं की मैं बात करूंगा, जैसे आप मेंस में लिखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक, उसी प्रकार मैंने इसको डिजाइन किया है। ये मैंने अपने हाथों से मैंने टाइप किया है ताकि कि बेहतर से मेंस में ऐसी चीज़ों को लिखा जा सके, हर वो पहलुओं को बताया जा सके जहां पर एग्जाम में खास करके किसी भी पीसीएस लेवल के जो मेंस में देखा जाता है, जहां मेंस में लिखने की जहां पे नीड होती है, इसकी जरूरत होती है, उसी प्रकार से मैंने इस वीडियो को डिजाइन किया है। शुरू करता हूं मैं सबसे पहले यहां पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि संथाल विद्रोह जो कि 1855 में शुरू हुआ था, जो कि 1856 में ये खत्म हुआ, मात्र एक साल के अंदर में ये चला था। इनमें उन सारे पहलुओं को मैं देखूंगा कि जहां से शुरू से लेकर के अंत तक आप कैसे समझ सकते हैं। शुरू में सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि ये संथाल कौन थे, उसके बाद यहां पर देखेंगे कि इसमें प्रमुख नेता कौन थे, संथाल विद्रोह का कारण क्या था। इन कारण में अगर देखा जाए तो पहला कारण जो रहेगा वो रहेगा आर्थिक कारण, दूसरा में रहेगा राजनीतिक और सामाजिक कारण, और नेक्स्ट रहेगा धर्म से संबंधित कारण, और लास्ट में रहेगा प्रत्यक्ष कारण। हालांकि अगर देखा जाए ये सारों को मिला करके तो ये पैरेलल चल ही रहा था। ये जो इंपॉर्टेंट सबसे है तत्कालीन कारण, अगर देखा जाए संथाल विद्रोह का कहीं न कहीं डायरेक्टली इससे संबंध रहेगा। उसके बाद लास्ट में देखेंगे यहां पर कि विद्रोह के परिणाम, विद्रोह के महत्व, जो कि सिग्निफिकेंस ऑफ रेबेलियन, इस जो विद्रोह के क्या महत्व रहा था आने वाले उस समय के हमारे देश के जितने भी आंदोलन हुए थे, खास करके हम आजादी को लेकर के, उसमें बहुत इसका अहम रोल रहता है। लास्ट में हम इसको कंक्लूजन या फिर इसको निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये था कि ये संथाल कौन थे। जरा से यहां मैप को देखते हैं। ये जो मैप है ये झारखंड का वर्तमान जो है, ये झारखंड है, ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये ओडिशा, ये वेस्ट बंगाल। तो अगर देखें राजमहल की जो पहाड़ियां, तो ये वाला हिस्सा अगर देखा जाए तो यहां पर राजमहल की जो पहाड़ी है, इसी क्षेत्र में यह जो लोग थे यह रहा करते थे। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर देखें गोंड और भील के बाद जो संथाल देश का सबसे तीसरा अनु जो है सूचित जनजाति समुदाय है, यह झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। वर्तमान में भी है, उस समय में भी ये जनजाति जो है उस समय भी सबसे तीसरे बड़े जनजातियों में से एक था। मैंने देखा यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी को मैं दोनों ही पैरेलल लेकर के चला हूं। जिसको अगर इंग्लिश में, अगर इंग्लिश मीडियम है, जिसको इंग्लिश में अगर आपको मेंस राइटिंग करनी है मेंस में, तो वो आसानी से यहाँ कर सकता है। मैंने दोनों को बहुत ही अच्छे से, मैंने उन सारे शब्दावलियों का मैंने प्रयोग किया है, वोकैबुलरीज को मैंने किया है, जहां पर कि आपको मेंस लिखने में शब्दों का जो पकड़ होता है उसको मैंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। आगे देखते हैं। अब देखें ये संथाल कौन थे। तो संथाल मुख्य रूप से यह कृषक हुआ करते थे, यह फार्मर हुआ करते थे, और यह संथाल आबादी ज्यादातर उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में वितरित थी। देखिए यहां पर यह हो गया कि आगे हम लोग समझेंगे कि आखिर ये राजमहल की पहाड़ियों में कहां से आना शुरू हुआ। अगर देखा जाए तो ओरिजिनली इन लोग राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले नहीं थे, इन लोग कहीं और से आए थे। वहां पे जो जनजाति पहले से रह रही थी उनको वहां से भगाया गया, उसी के स्थान पर यह संथाल लोग वहां पर शुरू हो गए। जो इनसे संथालों से पहले जो भी जनजाति वहां हुआ करती थी उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। संथाली जो है संथालों की उसकी भाषा, बोलने वाली भाषा है, और इसकी जो लिपि को जो कहा जाता है ओल्ड चिकी, इसका जो लिपि है। मैं पीटी का पहला सवाल ये पर यहां पर ये उठता है कि संथालों की लिपि जो उसकी भाषा थी संथाली भाषा, उसकी लिपि क्या है, तो वो यहां पर है ओल्ड चिकी। संथाल जो संथाली भाषा है संविधान के 8वीं अनुसूची में भी शामिल है, और ये संथालों की पारंपरिक चित्रकला को ही जादो पाटिया कहा जाता है। पहली बात यह है कि संथाली जो भाषा है हमारे जो संविधान के अनुसूची जो 8वीं अनुसूची में है, इसमें इसको लिखा गया है, और जो इनकी जो पारंपरिक जो अगर चित्रकला को देखें तो उसको जादो पाटिया कहते हैं। अब अगला इसमें हम लोग समझते हैं इसी में किस क्षेत्र, आखिर ये कौन सा क्षेत्र में बसते थे उस समय। देखिए 1780 के दशक में क्या होगा कि राजमहल की तलहटी में ये बसना शुरू किए। ये बसना शुरू किए कि मतलब ये हो गया कि जबकि हम लोग बात कर रहे हैं उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का जो है हुकूमत चल रहा था इस क्षेत्र में, वो बंगाल के कुछ अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो बिहार का, आज का बिहार हो, बंगाल हो, और सब अलग अलग जगहों से यह लोग एकत्र होकर के राजमहल की पहाड़ियों में आना, धीरे धीरे बसना शुरू हो गए। हालांकि उन लोग ओरिजिनली वहां के नहीं थे, उन लोग वहां से आना 1780 के दशक में आना शुरू किए।
अगर देखें तो यह स्थानीय जमींदार, महाजन जिसे साहूकार भी कहते हैं, और ब्रिटिश सरकार इन जो संथाल थे, संथालों को यहाँ पर मतलब राजमहल की जो निचली पहाड़ियों में से यहाँ पे उसे बसने दिया गया। और इन्हीं पहाड़ियों, राजमहल की पहाड़ियों में जो पहाड़िया जनजाति, याद रखना है कि पहाड़िया जनजाति थी, एक स्थानीय आदिवासी समुदाय को हटाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें जमीन उपलब्ध कराई। इसका मतलब यह हो गया कि ये जो लोग कहीं और से आ रहे थे, राजमहल की पहाड़ियों में जो पहाड़िया जनजाति वहां पर रहा करती थी, उन्हीं लोगों को हटाने के लिए चाहे वो महाजन, चाहे वो जमींदार, चाहे वो ब्रिटिश सरकार, इन संथालों को प्रेरित किया, इनको सपोर्ट किया, इन पहाड़िया जनजाति को वहां से हटा दिया गया। उसी की जगह पर यह संथाली जो लोग हैं वो बसना शुरू कर दिए। राजमहल की पहाड़ियों में जो संथालों ने पहाड़िया जनजाति को घने जंगल में खदेड़ दिया, उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया। आपको यहां पर यह याद रखना है। ये संथाल किसान के रूप में इस क्षेत्र में बस गए। धीरे धीरे उनकी संख्या और भूमि दोनों ही यहां पर वक्त के साथ साथ ये बढ़ता गया। जिस क्षेत्र में संथाल रहते थे उसे दमीन ए कोह या फिर संथालों की भूमि कहा गया। अब जो नवीन जो इन लोग यहां पर बसे थे, इन्हीं जगह को दमीन ए कोह कहा गया। दमीन ए कोह का मतलब होता है संथालों की भूमि, इसको याद रखना है। 1838 में लगभग यहां पर 40 गांव और 3000 लोग हुआ करते थे, लेकिन 1851 आते आते तक दमीन ए कोह मतलब इसी जगह पर यह जनसंख्या और क्षेत्रफल इतनी बढ़ गई कि यहां पर जहां पर 40 गांव हुआ करता था, 1851 में यह 1473 गांव और 82,000 लोगों की जो जनसंख्या है यहां तक पहुंच गई। अब यहां तो बात यह हो गई कि कौन से क्षेत्र में थे और इन लोग पहले कहां के थे और किनको हटा करके यह लोग अपना जो है पूरा एक जो गांव है वो बसा लिया, फिर वहीं के ये निवासी कहलाने लगे, जिसे दमीन ये कोह कहा गया। अब इसमें देखते हैं कि प्रमुख नेता कौन कौन थे। प्रमुख नेता में अगर देखा जाए तो एक सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव नाम के 4 भाई थे और उनकी 2 बहनें भी थी, फूलो और झानो। इन्हीं के नेतृत्व में यह जो संथाल विद्रोह को जो है वो आगे बढ़ाया। हालांकि यहां मैंने सिर्फ बताया कि प्रमुख नेता कौन थे, तो प्रमुख नेता में आपको 2 ही का याद रखना है, एक सिद्धू, दूसरा कान्हू का ही नाम रखना है। चांद, भैरव इन सब का अलग है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था। इसमें समझते हैं सिद्धू और कान्हू को घोषणा की देवता ने उन्हें। देखिए जरा से यहां पर यह हो गया, जो ये वाली जो पॉइंट्स है हम लोग इन नेताओं की महत्व इन पॉइंट्स को इन नेताओं के द्वारा जो इनकी जो इंपॉर्टेंस थी इस विद्रोह में उनको समझेंगे, इनकी महत्वता को हम लोग समझेंगे, बाद में आगे समझते हैं। अब हम लोग अगला पॉइंट को समझेंगे कि संथाल विद्रोह का कारण, रीजन फॉर द संथाल रेबेलियन, इसको हम लोग समझेंगे। लेकिन यहां पर एक सवाल यह है कि संथाल विद्रोह क्या था। तो संथाल विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जो कि संथाली द्वारा किया गया था। ब्रिटिश सरकार, जमींदार और साहूकारों के विरुद्ध किया गया था, क्योंकि ये तीनों जो लोग थे इन संथालियों को पहले तो वहां पर बसने के लिए प्रेरित किया, फिर बाद में इनका शोषण करना शुरू कर दिया। उसी हिसाब से इन्हीं शोषण का बदला लेने के लिए यह लोगों ने यह विद्रोह शुरू किया था। सबसे पहले अगर कारण में समझेंगे तो शुरुआत में संथालों ने स्थानीय जमींदार, महाजन, साहूकार और ब्रिटिश जो सरकार थी लोगों को समर्थन दिया कि आप यहां पर बसें, जिन्हें संथाल आमतौर पर दीकू कहते थे। संथाल जो थे इन ताकि वो जमींदार, महाजन या फिर ब्रिटिश सरकार या फिर ब्रिटिश आर्मियों को यह दीकू कहते थे, क्योंकि यह बाहर के लोग थे। इसलिए यह जो संथाल थे जहां पर ये बस गए वहीं के अपने आप को निवासी कहने लगे, या बाहरी लोग। दीकू मतलब बाहरी लोग। लेकिन जल्द ही ये परिस्थितियां बदलने इसलिए लगी, जरा आगे समझेंगे हम लोग। और संथालों को यह महसूस हुआ कि जिस क्षेत्र को उन्होंने साफ खेती के लिए लायक बनाया था, देखिए जिस जगह पर इन लोग बसे हुए थे वह पहाड़ी एरिया था, जंगल बहुत ज्यादा था और जहां पर खेती करने के लायक उतनी भूमि नहीं थी। जब यह लोगों ने उस जगह बसा तो इन लोगों ने इतनी मेहनत की, बहुत ही कम समय में यहां पर जो कि बंजर भूमि थी वहां पे इन लोगों ने उपजाऊ जमीन बना दिया और खेती के लायक बहुत अच्छा वो माहौल बना दिया। उस समय में अगर देखा जाए तो
जो इनकम का एकमात्र स्रोत था वो था खेती, एग्रीकल्चर सबसे बड़ा जो वहां पर प्राइम सेक्टर हुआ करता था। तो ये इतने अच्छे इन लोगों ने इस जमीन को बना दिया, लेकिन ये जो जमींदार अंग्रेज और जो महाजन थे फिर इन्हीं को अपने कब्जा करना शुरू करना चाहते थे, लेकिन यह संथाली ऐसा होने नहीं दिया। अब हुआ यूं कि जो संथालों को महसूस हुआ कि इस क्षेत्रों को उन्होंने साफ करके खेती के लायक बनाया था वह उनसे छिनने जा रहा है, यह इन लोगों को महसूस हो गया था संथालियों को। जमींदार जमीन या कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व का दावा कर रहे थे। जो जमींदार थे, चाहे वो ब्रिटिश सरकार थे, चाहे वह वहां पे साहूकार थे, यहां पे वो खुद अपना जो डोमिनेंस पाना चाहते थे। महाजन उन पर अत्यधिक ब्याज लगा दिया। ब्याज इसलिए लगाया, देखिए दो स्थिति को अगर हम लोग यहां समझे, यह वो जमीन थी जहां पर शुरुआती दौर पर यह लोग संथाली लोग यहां पर बस रहे थे। तो यही जमींदार और साहूकार और ब्रिटिश सरकार ने इन लोगों को इंस्पायर किया, प्रेरित किया कि आप यहां पर आकर के खेती करो। खेती करने के लिए सबसे पहले चाहिए वहां पर बीज बोने के लिए सबसे पहले चाहिए पैसे। तो हर पैसे के एतबार से हो जो समर्थन इन लोगों ने जमींदारों ने उनसे किया, और साहूकारों ने यहां पर इन लोगों को बहुत कम पैसे पे ब्याज दिया। और जो जमींदार थे, जमींदार का काम ही यही था कि इन खेतों से जो भी कर के रूप में, टैक्स के रूप में जो भी यहाँ की प्रोडक्शन जो होती थी उनसे यह लेकर के अंग्रेज को देते थे। तो यहाँ प्रोडक्शन पर जो कर, जो टैक्स लेते थे बहुत कम लेते थे। ऐसे इन लोगों ने शुरुआत में इन लोगों ने समर्थन दिया। फिर बाद की स्थिति जब इन लोगों ने खेती करना बहुत अच्छा शुरू कर दिया, जब यह लोग इनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, तो यह संथाली लोग जब उस पर कब्जा देने नहीं लगे, इन्हीं का रिवेंज लेने के लिए जो साहूकार थे, जो ब्याज देने वाले थे, वो उसका इंटरेस्ट रेट जो कर दर था बहुत ज्यादा कर दिया। और जो जमींदार था, जो खेती पर, जो प्रोडक्शन पर जो वो टैक्स लेते थे, वो भी बहुत हाई कर दिया। और इन लोग शुरुआत में अंग्रेजों के द्वारा जो इनको समर्थन था, कानूनी समर्थन शुरू में दिए, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इन लोगों से जो समर्थन था, कानूनी समर्थन चाहे वो प्रशासनिक समर्थन हो, वो धीरे धीरे वापिस ले लिया, क्योंकि तीनों का ही मिली भगत था कि यहां से इन संथालों को भगाया जाए। यही सबका शोषण के शिकार इन लोग बाद में हुए। और राज्य का मतलब होता है यहां पर ब्रिटिश सरकार, राज्य ने उस पर भूमि पर भी भारी कर लगा दिया। आप कहता कि जब जमीन का भी टैक्स दो, जिन्होंने संथाल ने साफ किया था, संथालों ने जिस खेत को साफ किया था, इस तरह संथाल दिकुओं की साजिशों में धीरे धीरे फंस गए। आप समझते हैं इन कारणों में सबसे पहला जो कारण रहेगा वो रहेगा आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल रीजन। सबसे आर्थिक कारण का यह था कि संथाल अक्सर विभिन्न कार्यों के लिए, जैसे बीज बोने के लिए पड़ोसी जो साहूकार थे, महाजन थे, उनसे यह अत्यधिक ब्याज दरों पर पैसा उधार लेते थे। खेती करने के लिए इन लोग ब्याज पे पैसे लेते थे उनसे। जब यह ऋण चुका नहीं, मतलब इन लोग जब यह कर्जा, यह ब्याज जब चुका नहीं पाते थे, तो साहूकार और महाजन जमीन या कोई क्षेत्र पर उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे। इसके अलावा इस प्रक्रिया में साहूकारों, जमींदारों और महाजनों को ब्रिटिश अधिकारियों और पुलिस का लगातार समर्थन जो वो प्राप्त था। ब्रिटिश सरकार ने नई वन नीति लागू की। ब्रिटिश सरकार ने एक नई वन नीति जो कानून था वो लागू कर दिया, जिससे संथालों का जंगलों पर नियंत्रण सीमित कर दिया। और इससे संथालों में गहरी निराशा पैदा हुई, क्योंकि यह लोग जंगल में रहने वाले थे और वहीं के जो भी जंगल से जो भी चीजें यह प्रोडक्शन करते थे, उन्हीं से इनका जिंदगी जो है वो गुजर बसर हुआ करता था। लेकिन जो जंगलों में भी इन लोगों ने, अंग्रेजों ने उनका आना जाना बंद करवा दिया गया, जिससे कि इन लोगों में बहुत ही ज्यादा गहरा निराशा पैदा हुई। संथालों से बिना किसी भुगतान के, हाँ एक था क्या, बेगार सिस्टम। बेगार सिस्टम ये हो गया कि बर्धमान और भागलपुर के बीच में रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था। तो इन लोगों को कहा गया कि इन रेलवे का जो ट्रैक बनाया जा रहा था उसमें यह लोग फ्री में काम करें, इनको इसके बदले में कोई भी दिहाड़ी मजदूरी नहीं दिया जाता था। तो इन लोग जो है उसको बेगार सिस्टम कहा जाता था। बेगार सिस्टम का भी यह लोग जो है शिकार बन गए। इन लोगों से काम करवाया गया, लेकिन कोई भी उसके बदले में मजदूरी नहीं दी गई। इसी को बेगार सिस्टम कहा जाता है। आप समझते हैं राजनीतिक और सामाजिक कारण, पॉलिटिकल एंड सोशल रीजंस। पहला इसमें समझेंगे कि संथालों की परंपरा जो मांझी पढ़ा पंचायत प्रणाली, यह इन लोगों की यह एक प्रशासनिक या फिर यह संथालों की अपनी यह बनी हुई एक कानून थी। इन्हीं के माध्यम से कोई भी कानूनी हो या चाहे प्रशासनिक, उस गांव वाले संथाल लोग इसी प्रोसेस से, इसी प्रणाली से, सिस्टम से वह लोग इसको कानून के रूप में ले या फिर प्रशासनिक जो व्यवस्था थी इससे अपने गांव को चलाते थे, अपने संथाली बिरादरी में ये चलाते थे। जो गांव स्तर पर आत्मनिर्णय और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया पर आधारित थी।
ब्रिटिश कानून और नियमों के कारण काफी प्रभावित हुई। यह जो सिस्टम जो इन लोगों का था, यह जो अंग्रेजों ने जो नए नए कानून लाए, यह कानून यहां पर इन लोगों को जबरदस्ती थोपा गया। इसका जो खुद का अपना एक बनाया हुआ कानून था, उससे यह बहुत प्रभावित हुआ। इससे भी यह लोग बहुत निराश हुए। धर्म से संबंधित अगर देखें तो काउजेस रिलेटेड टू रिलीजियस 1813 में चार्टर एक्ट लाया गया, जहां की ईसाई मिशनरी को या फिर ईसाई के धर्म गुरु को पूरे भारत में ईसाई धर्म की जो प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। ऑफिशियल यह हक जो है जो दिया गया था अंग्रेजों को द्वारा दिया गया था ईसाई मिशनरीज को, कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई। ईसाई मिशनरी भारतीय जनजातियों पर हमला कर रहे थे और संथालों की परंपरागत या फिर पारंपरिक जो मान्यताओं और जीवन शैली के लिए यह खतरा पैदा कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों के पास उतनी राइट्स थी, वो कहीं पर भी किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के बीच में जाकर के वो जैसे चाहे वैसे वहां के लोगों को कन्वर्ट करना चाहते थे। तो इनके लिए भी इन सब भी चीजों का भी ये शिकार बन गए। इनको अब आगे देखते हैं। परिणाम के संदर्भ में संथाल विद्रोह आंशिक रूप से सफल रहा और इसके कुछ उद्देश्यों को प्राप्त किया, जैसे कि चूंकि संथाल परगना को एक गैर नियमित जिला घोषित किया और गांव के स्तर पर कुछ हद तक स्वायत्तता प्रदान की। इसका मतलब यह हो गया कि पार्शियली सक्सेसफुल मिला इन लोगों को, कि हालांकि पूरी तरीके से कामयाबी तो नहीं मिला, ना ही पूरी तरीके से विफल रहा। यहां पर पार्शियली सक्सेसफुली इसलिए रहे कि मैंने बता दिया कि कुछ उन लोगों को वो प्रणाली सिस्टम था, मांझी प्रणाली सिस्टम, जिसके तहत वो अपना कानून व्यवस्था को चलाते थे। गांव के अधिकारी को जो उनको पहले जैसा अधिकार दिया गया, प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में पहले जैसी चीजें लाई गई, जो कि बीच में हटा दिया गया था। यह इसके एक कामयाबी के रूप में देख सकते हैं इस विद्रोह के। इसने कुछ हद तक सफलता प्राप्त की, भले ही यह स्वराज हासिल नहीं कर पाए। अब इसके निष्कर्ष में चलते हैं, कंक्लूजन में चलते हैं। हालांकि स्वराज प्राप्त तो नहीं हुआ, फिर भी इसका राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम और बाद के जनजातीय दोनों जैसे बिरसा मुंडा विद्रोह पर काफी प्रभाव डाला। यह एक सकारात्मक प्रभाव डाला आगे के विद्रोह में, या फिर चाहे तो आप राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में देख सकते हैं। संथाली विद्रोह के बाद समाज के वे छोटे वर्ग जो पहले ब्रिटिश सरकार और ऊपरी जातियों से डरते थे, अधिक आत्मविश्वासी और शक्तिशाली बन गए। इस विद्रोह के बाद मैंने उन पहलुओं को मैंने समझाने की मैंने कोशिश किया, जहां से मेंस में पूरा आपको लिखने में मदद करेगा और जो मार्क्स है वो बिल्कुल आप इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी बातों से मैं अपने इस लेक्चर को खत्म करता हूं। जय हिंद। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ते हुए अगला पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट है वो चौथा में है प्रत्यक्ष कारण या फिर डायरेक्ट कॉजेस। वह यही कारण थे डायरेक्ट जो कि संथाल विद्रोह का सबसे अहम मोड़ लेता है। होता क्या है कि जून 1855 में एक छोटी चोरी के घटना के बाद कई संथाल व्यक्तियों को स्थानीय पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन पर गंभीर रूप से अत्याचार किया। इस घटना का स्थान जो बदला मतलब इस घटनाओं का बदला लेने के लिए संथालों का एक समूह ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और वहां का जो इंस्पेक्टर का हत्या कर दिया। यह जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर में काम कर रहे ये खुद इंडियन यह इंस्पेक्टर था, लेकिन यह जो ऑफिसर था अंग्रेजों का। मतलब इस पुलिस स्टेशन पर उसने अटैक किया और वहां के थाना को जला दिया और इंस्पेक्टर के साथ साथ कई अन्य जो जेल के अधिकारी थे उसको यहाँ पे मार दिया। इस घटना से संथालों में गहरा आक्रोश पैदा हो गया। ये सारी घटना के बाद 30 जून 1855 को भगिनीडीह में 6000 जो संथाल थे इकट्ठा हुए और जिनका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया। यह दो भाई थे, इन्होंने इन मोर्चा को संभाला और आगे बढ़ाया। उन्होंने पारंपरिक जो हथियार थे या फिर ट्रेडिशनल वेपन्स थे, इन लोगों के पास पारंपरिक जो हथियार थे, ट्रेडिशनल वेपन्स थे, जैसे धनुष और बाण और इनके पास कुल्हाड़ी वगैरह। इन्हीं से इन लोगों ने नव गठित स्वराज के प्रति नमन किया। इसका मतलब यह हो गया इन लोगों के पास लड़ने के लिए जो ट्रेडिशनल वेपन्स थे, जैसे तीर, धनुष और हसिया, ये भाला, ये सब चीजें से। अगर उसी के दूसरे तरफ से अगर देखें, अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि अंग्रेजों ने इसके विरुद्ध जो दमनकारी जो
मोर्चा चलाया था अंग्रेजों के द्वारा, अभी मैंने ये बात नहीं बताई है, फिलहाल तो मैं अभी एक साइड ही बता रहा हूं, दूसरा साइड में भी हम लोग आएंगे। तो इन लोगों ने इसी हथियार से, ट्रेडिशनल वेपन से, यह जो है अंग्रेजों के खिलाफ यह इतना बड़ा जो है इन लोगों ने एक विद्रोह शुरू कर दिया सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। अपनी जो पारंपरिक जो न्यायालय पर, जो इन लोगों पर न्याय प्रणाली के आधार पर सिद्धू और कान्हू ने प्राकृतिक न्याय और एक नई राजस्व के नीति लागू करने की शपथ ली। मतलब इन लोगों ने कह दिया कि यह इन लोगों ने अंग्रेज के कई सारे, जैसे कि रिवेन्यू पॉलिसी के जो विरुद्ध इन लोगों ने अपना खुद का एक रिवेन्यू पॉलिसी शुरू की, और इन लोगों का अपना एक न्याय प्रणाली था जो कि जिसे प्राकृतिक न्यायालय या फिर नेचर जस्टिस संथालों ने अपनी पारंपरिक न्याय प्रणाली के आधार पर सिद्धू और कान्हू ने प्राकृतिक न्याय और एक नई राजस्व के नीति लागू कर दिया। इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने अंग्रेजों के कई सारे बनाए हुए कानून का उल्लंघन कर दिया। यहां पर जो इन लोगों का रिवेन्यू पॉलिसी थी, ये सिद्धू और कान्हू ने इन क्षेत्रों पे जो अंग्रेजों के जो रिवेन्यू पॉलिसी थी उसके विरुद्ध अपना शुरू कर दिया। और यहां पर जो नेचुरल जस्टिस था, खुद का इनका अपना एक प्रणाली था, किसी भी मुद्दे को लेकर के फैसला सुनाना, यह इन लोग प्राकृतिक जो सिस्टम था उन्हीं के तहत यह जो है आगे बढ़े। मतलब अंग्रेजों के जो भी इन लोगों ने कानून बनाया था यह इसके विरुद्ध हो गए। आगे समझ दो। उन्होंने कहा कि संथालों के देवता, देखिए अब क्या हो गया कि जब भी किसी युद्ध के दौरान जो कमांडर होता है, ओवरऑल पूरे जो जितने भी इसमें आर्मी शामिल होती है उन सबको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी कमांडर पे होती है। जिस भी युद्ध में अगर कमांडर अगर हार जाता है, चाहे उसकी आर्मी जितनी भी मजबूत हो, वह जंग भी हार जाता है। चाहे किसी भी जंग में जो उनके आर्मी जितनी कमजोर है, अगर उसके कमांडर मजबूत है, अगर उसके हौसला मजबूत है, वह कमजोर आर्मी भी बड़े बड़े जो बहादुर जो अपोजिशन में जो योद्धा होते हैं उस पर भी भारी पड़ जाता है। इस विद्रोह का जो कमांडर ये दोनों भाई थे, यह दोनों भाई ने इन संथालियों के बीच में बहुत ही अच्छा जो है एक इन लोगों के अंदर में वो जोश भर दिया, जिसके कारण कमजोर होने के बावजूद भी यह अंग्रेजों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने, मतलब ये दोनों भाइयों ने, सिद्धू और कान्हू ने कहा कि सिंह बोंगा उनका देवता थे। उन्होंने क्रांतिकारियों के सपनों में आकर के उन्हें दीकों से लड़ने और दमीन को क्षेत्र में स्वराज स्थापित करने का आदेश दिया है। यह उनके धार्मिक भावनाओं को जागृत करने के लिए कहा गया। इन लोगों ने कहा कि जो यहाँ पर जो देवता थे, यहाँ पर सिंह बोंगा, कि उनके सपने में आए और उन्होंने कहा, देवता जी ने कहा कि इन सारे क्रांतिकारियों को कहा कि अपने हथियार उठा लो, जो जमीन को इनको जो क्षेत्र है यहाँ इन लोग अंग्रेजों से इसको आजाद करो, यहाँ कर हुकूमत आपको खुद करनी है। जब इस तरह के धार्मिक भावनाओं जब इन लोगों से, संथालियों से कहा, तो सब लोग जितने भी कमजोर थे वो खुद ब खुद यहाँ पर बहुत एक मजबूत आर्मी के रूप पर यहाँ पर उभरता हुआ दिखाई देता है। संथाल विद्रोह के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों और पुलिस ने संथालों पर हमला किया। उसके बाद इसके अलावा संथालों ने साहूकारों और महाजनों को मार डाला और उनकी संपत्तियों को लूटना शुरू कर दिया। यह जो आक्रोश बहुत ही ज्यादा बाहर आने लगे। यह विद्रोह तेजी से दमीन को क्षेत्र के साथ साथ धनबाद, भागलपुर, दमीन को क्षेत्र और सिंहभूम, जिसे कहा जाता है बीरभूम, के इलाकों में फैल गया। क्रांतिकारियों की संख्या जहां 6000 थी वहीं लगभग 60,000 बढ़कर हो गई। अब देखते हैं, एक तो पहलू था, एक पहलू मैंने बताया, दूसरा पहलू क्या है? क्या यहाँ पे ब्रिटिश सरकार क्या बैठे हुए रहेंगे? क्या ये सारे विद्रोह के विरुद्ध क्या वो कोई ऐसे दमनकारी अभियान नहीं चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। यहाँ पर अब अंग्रेजों ने क्या किया कि इस विद्रोह का दमन करना शुरू कर दिया। सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट बाय दिस ब्रिटिश के द्वारा जो है इन लोगों पर विद्रोह के जो विरुद्ध है अपना एक अभियान चलाया। आंदोलन का दमन विद्रोह की गंभीरता को समझते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने दमीन को जिले में तुरंत मार्शल लॉ लगा दिया। मेजर बारो के नेतृत्व में 10 सेना की एक बटालियन को भेजा गया, लेकिन यह बिल्कुल जो बारो की जो 10 सेना की जो बटालियन थी वो बिल्कुल फेल हो गई। यहाँ पर जब मेजर बारो और उनकी बटालियन विद्रोह को समाप्त करने में विफल रही तो ब्रिटिश सरकार ने कप्तान अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में एक बड़ी सी सेना को भेजा गया इस क्षेत्र में। इस स्थान पर बारो विद्रोह को समाप्त करने पर सफल रहे। इस प्रक्रिया में सिद्धू और कान्हू को के समेत लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों मारे गए और अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार यह
जो विद्रोह को अंततः असफल हो गया। सिद्धू और कान्हू को जब ये पकड़े गए 1856 में ही इन लोगों को दोनों को फांसी चढ़ा दिया गया था। अब समझते हैं कि इस विद्रोह का परिणाम रिजल्ट क्या रहा। अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्रशासनिक यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव अगर देखें तो इसमें बदलाव हुआ। भागलपुर और राजमहल के पहाड़ियों के बीच में सिंहभूम, जहां पे मतलब ये जो लोग रहते थे भागलपुर और राजमहल के पहाड़ियों के बीच में रहते थे, जिसे सिंहभूम जिले के क्षेत्र को संथाल परगना घोषित किया गया और इसे एक गैर नियमित जिला बनाया गया। मतलब यह जिला तो बना लेकिन अंग्रेजों के कंट्रोल में यह जिला उतना नहीं था, यह उन्हीं संथालों को दिया गया। पार्शियली कह सकते हैं कि यहां पर अंग्रेजों का इंटरफेरेंस पूरा नहीं था, 50-50 था, पार्शियली कह सकते हैं। कानूनी अगर व्यवस्था में अगर देखा तो संथाल परगना में लीगल टेनेंसी लॉ लागू होने के बाद गांव के मुखिया और गांव के अधिकारियों को न्यायिक और कानून परिवर्तन संबंधित अधिकार दिए गए। यहां मतलब यह कि कानून व्यवस्था में अगर देखा जाए तो लीगल टेनेंसी को यहां लागू कर दिया गया और मुखिया और वहां के अधिकारी को उसका खुद का कानून प्रणाली के तहत कोई भी निर्णय लिया जाता था। उसके तीसरा अगर समझे यहां पे तीसरा यहां पर इस विद्रोह का परिणाम के रूप में अगर देखें तीसरा वो है सामाजिक। इस क्षेत्र में जो पारंपरिक मांझी प्रणाली फिर से लागू हो गया, जिसके तहत यह अपना कानून व्यवस्था चलाया करते थे, जबकि इससे पहले अंग्रेजों ने इन प्रणालियों पर हमला किया था। अगला समझते हैं विद्रोह का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवोल्ट। संथाल विद्रोह का पहला विद्रोह था, मतलब संथालों द्वारा किया गया यह पहला विद्रोह था जिसने संथाल क्षेत्र में स्वराज या फिर आत्मशासन की मांग की। यह लक्ष्य बाद में राष्ट्रीय आंदोलन का भी हिस्सा बन गया, क्योंकि 1856 1817 के बाद जो है कह सकते हैं आजादी का सबसे पहला बिगुल अगर बजाया गया था व्यापक रूप से वो 1857 का विद्रोह था। लेकिन यह विद्रोह उससे पहले होता है, लेकिन इन विद्रोह को हमारे देश के जो नेता थे उन लोगों ने इस चीज को नहीं भुलाया। अपने जो भी यहां पर राष्ट्रीय आंदोलन में इन विद्रोह को भी याद किया गया और इन्हीं के थोड़ा बहुत महत्व को समझते हुए वह अपना आंदोलन को बाद में जो भी यहां पर राष्ट्रीय आंदोलन चले यह इसको जो है याद करके इन्हीं को थोड़ा बहुत एक बेस बना करके आगे बढ़ाया गया था। सिद्धू और कान्हू की नेतृत्व क्षमता उत्कृष्ट थी, मतलब बहुत अव्वल मतलब टॉप लेवल के जो इनका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, इनकी जो रोल थी बहुत टॉप लेवल की थी पूरे इस आंदोलन में। उन्होंने हर उस पहलुओं को छुआ जो आंदोलन के प्रवाह को प्रभावित करता था, मतलब उन सारे पहलुओं को देखा जो भी इन विद्रोह को रोका जा सकता था, इन विद्रोह के लिए खतरा पैदा हो सकता था, उन सारे पहलुओं को उन लोगों ने समझा और उस पर काबू पाया, जिससे यह बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में तेजी से फैल गया। चूंकि विद्रोह के नेताओं हर पहलुओं को कवर किया, आंदोलन का जो समाज का हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांतिकारियों और आंदोलन के नेताओं के बीच भारी सहयोग हुआ। यहां पर यह है कि जो यहां पर इन विद्रोह के नेताओं और क्रांतिकारियों के मध्य इन लोग की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, उसी के आधार पर यह जो विद्रोह बहुत आगे बढ़ा। लेकिन फाइनली अंततः यह विद्रोह असफल रहा था। ये कई सारे इसके कारण थे। एक ट्रेडिशनल वेपन को अगर हम देखें तो पारंपरिक जो इन लोगों का हथियार था उसमें इन लोगों की थी, और ये अगर देखा जाए तो ब्रिटिश आर्मी के कंपेयर में यह कमजोर थे, इस वजह से यह जो विद्रोह है असफल रहा। इनको अब आगे देखते हैं। परिणाम के संदर्भ में संथाल विद्रोह आंशिक रूप से सफल रहा और इसके कुछ उद्देश्यों को प्राप्त किया, जैसे कि क्योंकि संथाल परगना को एक गैर नियमित जिला घोषित किया और गांव के स्तर पर कुछ हद तक स्वायत्तता प्रदान की। इसका मतलब यह हो गया कि पार्शियली सक्सेसफुल मिला इन लोगों को, कि हालांकि पूरी तरीके से कामयाबी तो नहीं मिला, ना ही पूरी तरीके से विफल रहा। यहां पर पार्शियली सक्सेसफुली इसलिए रहे कि मैंने बता दिया कि कुछ उन लोगों को वो प्रणाली सिस्टम था, मांझी प्रणाली सिस्टम, जिसके तहत वो अपना कानून व्यवस्था को चलाते थे। गांव के अधिकारी को जो उनको पहले जैसा अधिकार दिया गया, प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में पहले जैसी चीजें लाई गई जो कि बीच में हटा दिया गया था। यह इसके एक कामयाबी के रूप में देख सकते हैं इस विद्रोह के। इसने कुछ हद तक सफलता प्राप्त की, भले ही यह स्वराज हासिल नहीं कर पाए। अब इसके निष्कर्ष में चलते हैं, कंक्लूजन में चलते हैं। हालांकि स्वराज प्राप्त तो नहीं हुआ, फिर भी इसका राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम और बाद के जनजातीय दोनों जैसे बिरसा मुंडा विद्रोह पर काफी प्रभाव डाला। यह एक सकारात्मक प्रभाव डाला आगे के विद्रोह में, या फिर चाहे तो आप राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में देख सकते हैं। संथाली विद्रोह के बाद समाज के वे छोटे वर्ग जो पहले ब्रिटिश सरकार और ऊपरी जातियों से डरते थे, अधिक आत्मविश्वासी और शक्तिशाली बन गए। इस विद्रोह के बाद मैंने उन पहलुओं को समझाने की मैंने कोशिश किया, जहां से मेंस में
पूरा आपको लिखने में मदद करेगा और जो मार्क्स है वो बिल्कुल आप इससे ऑब्टेन कर सकते हैं।